नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम गणित शिक्षण शास्त्र में गणित के तत्व के आगे के पाठ व्यापक समझ की ओर किस तरह से बढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको विशिष्टीकरण और व्यापीकरण के बारे में पढ़ाया था। तो दोस्तों, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि व्यापक समझ की ओर किस तरह से हम बढ़ सकते हैं। दरअसल किसी अवधारणा को बनाने के लिए इस बात से मदद मिलती है कि बच्ची को अपने दिमाग में धीरे धीरे उसकी रचना करने का मौका मिले। ऐसा ठोस उदाहरणों के अनुभव से और विशिष्ट मामलों के अध्ययन से धीमे धीमे होता है। धीरे धीरे तरीके से बच्चे सीखते हैं। हालांकि हम में से कई लोग इस बात को सिद्धांत के तौर पर मानते हैं, लेकिन अपनी कक्षाओं में आमतौर पर ऐसा हम नहीं करते। केवल शिक्षक सीखने वालों को कई व्यापक परिभाषाएं बता देते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उन्हीं को हम कई सारी परिभाषाएं बता देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे उन्हें याद कर ले। किसी परिभाषा को समझाने के लिए जो भी उदाहरण दिए जाते हैं वे भी अलग अलग तरह के नहीं होते, अर्थात एक ही तरह के उदाहरण दे करके बच्चों को समझा देते हैं। साथ ही शिक्षकों का बच्चों को अपने उदाहरण खुद ढूंढने को कहने की अहमियत का एहसास नहीं होता। इससे क्या होता है कि बच्चों में खुद से किसी उदाहरण को ढूंढने की जो एहसास होती है उनको वो डेवलप नहीं हो पाती, अर्थात बच्चे उसे अच्छे ढंग से नहीं हल कर पाते। कभी कभी बच्चों को किताब में या ब्लैक बोर्ड पर कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं और उनके तुरंत बाद व्यापक परिभाषा बता दी जाती है। इन दोनों की ही तरह के सीखने से बच्चों को उसकी अवधारणा की समझ बनाने में मदद नहीं मिलती, अर्थात बच्चे को कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल देके और कोई व्यापक परिभाषा दे करके समझा देने से उनको कोई विशिष्ट मदद या फिर उनको मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें उस अवधारणा के बारे में सोचने के और उसे इस्तेमाल करने के और बहुत मौके की ज़रूरत होती है। ऐसा शायद ज्यामिति में सबसे ज़्यादा जाहिर होता है। जो ज्योमेट्री होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि सीखने वाले अलग अलग बहुभुजों में कोई संबंध जोड़े बिना ही उसके बारे में सीखते हैं। यह एक कारण है कि बहुत से लोग को यह गलतफहमी है कि आयत वो वर्ग नहीं होता। बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूज़न होती है कि जो वर्ग होते हैं यानी कि जो स्क्वायर होते हैं वो आयत नहीं होते। तो इस तरह से कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर मामलों में विशिष्ट से व्यापक स्थिति तक जाने में ऊंचे दर्जे की समझ का इस्तेमाल होता है। पहले बच्चों को बहुत से ठोस उदाहरणों द्वारा विशिष्ट स्थितियों में अवधारणा से कुछ हद तक परिचित होने की जरूरत है। इन विशिष्ट स्थितियों में जो निचोड़ उन्होंने निकाला है, अर्थात जो रिजल्ट निकाला है, उस अमूर्तीकरण और इन स्थितियों के बीच उन्हें संबंध बना पाने की क्या होती है, जरूरत होती है, अर्थात उनके बीच उनको रिलेशन बनाने की जरूरत होती है। तभी वे अवधारणा को उसके पूरी तरह से व्यापक रूप में समझ पाएंगे, अर्थात उन्हें जनरल फॉर्म में समझ पाएंगे। अगर हम अवधारणाओं को महज रटी हुई परिभाषाओं तक ना जोड़ना चाहते हो तो हम शिक्षकों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एक टीचर को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। क्या यहाँ पे प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या सिर्फ अवधारणाओं को व्यापीकृत किया जा सकता है? क्या प्रक्रियाओं का व्यापीकरण किया जा सकता है? किसी एक गणितीय प्रक्रिया का उदाहरण लेते हुए समझाइए। जो दोस्तों हमने आपको ऊपर पढ़ाया उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बना के पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रक्रिया का व्यापीकरण क्या होता है, जनरलाइजेशन ऑफ प्रोसेस क्या होती है। भिन्नों के योग का एल्गोरिदम वर्ड दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो भिन्नों का योग है एल्गोरिदम और कुछ नहीं बल्कि किन्हीं दो भिन्नों को जोड़ने की एक व्यापीकृत प्रक्रिया है।
वास्तव में इस प्रक्रिया में हम व्यापीकरण के दो स्तर देख सकते हैं। एक स्तर पर हमने सभी भिन्नों के लिए एक कारगर तरीकों को बनाया। दूसरे स्तर पर हम योग की धारणा का व्यापीकरण भी कर रहे हैं। योग की अवधारणा का क्या कर रहे हैं? व्यापीकरण कर रहे हैं। हम अब पूर्ण संख्याओं को ही नहीं बल्कि पूर्ण के हिस्सों को भी जोड़ रहे हैं। जैसे दो या अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम होता है, या किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, या फिर सिर्फ स्केल और कंपास की मदद से एक कोण का द्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर खींचना, इनमें से हर एक एल्गोरिदम का एक व्यापीकृत चरण दर चरण प्रक्रिया है। हर ऐसा एल्गोरिदम तर्क पर आधारित होता है। जो एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है? तर्क पर आधारित होता है। इस मामले में व्यापीकृत का अर्थ है कि एल्गोरिदम का तर्क कुछ विशिष्ट स्थितियों तक सीमित नहीं है। यह उस वर्ग के किसी भी सदस्य पर समान रूप से क्या होता है? लागू होता है। यह बात हम भिन्नों के योगों में, यह बात जो है हम कहाँ भिन्नों के योगों के एल्गोरिदम में देख चुके हैं। जैसे वह तरीका ले जिसकी मदद से हम 90 डिग्री के कोण का कोण द्विभाजक खींचते हैं। यह उस कोण के अंशमान या डिग्री पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता? उसके अंशमान पर निर्भर नहीं करता। फिर यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। अपने दैनिक जीवन से जुड़ा एक उदाहरण दे जिसमें व्यापक से विशिष्ट की ओर जाया जा सकता हो। साथ ही यह भी समझाइए कि आपने यही उदाहरण क्यों चुना। तो यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि हमें दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा उदाहरण बताना है जो व्यापक से विशिष्ट की ओर जाता हो। और दूसरा प्रश्न है, गणित से जुड़े सभी व्यापीकरण सही नहीं होते। प्राइमरी स्कूल गणित से उदाहरण देते हुए इस बात को समझाइए। ये भी हमें प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। हम देख चुके हैं कि गणित की दुनिया अवधारणाओं और उनके बीच संबंधों के व्यापीकरण की प्रक्रिया से विकसित होती है। जब हम अवधारणाओं और एल्गोरिदम का व्यापीकरण करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह व्यापीकरण सही है। इसके लिए हम मोटे तौर पर दो तरह से तर्कों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। देखते हैं दोस्तों। पहला जो है उत्पत्ति क्या होती है, तो उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि गणित करने की प्रक्रिया में विशिष्ट मामलों में अवलोकन के आधार पर व्यापीकरण करना शामिल है। एक बार हम उन विशिष्ट उदाहरणों में पैटर्न देख लेते हैं तो हम इसके आधार पर नतीजों पर पहुंचते हैं। इस तरह अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जून साल का सबसे गर्म महीना होता है। जो जून वाला जो महीना होता है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है। या आप एक साल की उम्र के कई बच्चों के बारे में अवलोकन करके इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इस उम्र के बच्चे कैसे दिखेंगे। आप एक गाय को घास खाते हुए देख सकते हैं, फिर दूसरी ओर वही करते हुए देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि सभी गाय घास खाती है। मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों पर पहुंचने की इस तरीकों को आगमन तर्क कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये आगमन तर्क जो इंडक्टिव लॉजिक है ये इम्पोर्टेंट है, जिसे पूछा जाता है। तो बार बार जो है होने वाले अनुभव के आधार पर, बार बार अनुभव के आधार पर नतीजों पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? आगमन कहलाता है। इस तर्क के रूप को हम गणित में इस्तेमाल करते हैं और उसे गणितीय आगमन यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। पिछले पाठ में हमने देखा कि अवलोकित पैटर्न पर आधारित आगमन तर्क के इस्तेमाल से अनुमान बनाने के यह नियम किस तरह से लागू होता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे दिखा गया है दोस्तों, कुछ मैथमेटिकल प्रूफ दिया गया है। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर करेंगे तो 9 आ रहा है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसी तरह 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये हमारा सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 36, यानी 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 + 2 क्या हो गए हमारे 3 हो गए, 1 + 2 + 3 क्या हो गए 6 हो गए। इस विशिष्ट स्थितियों को आधार बनाकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरह जो n का क्यूब है वो क्या होगा, इक्वल होगा 1 + 2 प्लस कितने अप टू n के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। अगला कदम हम यह सिद्ध करना है कि हमें अब यह सिद्ध करना है, क्योंकि हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में यह सिद्ध करेंगे कि आपका अनुमान पूरी व्यापकता के लिए सही है, पूरा जनरल फॉर्म के लिए क्या है, ये सही है। गणित में जब हम यह दावा करते हैं कि एक कथन का व्यापक तौर पर सही है, तो दरअसल हमारा मतलब होता है कि वह बिना किसी अपवाद के सही है उन सभी स्थितियों के लिए जिसमें कथन की पूरी शर्तें होती है, क्या होती है, पूरी कंडीशंस होती है। इसका मतलब है कि गणितीय तौर पर यह दिखाना काफ़ी नहीं है कि कोई विशेष कथन कई अलग अलग तरह के मामलों में सही है। हमें दरअसल निगमन या आगमन तर्क की प्रक्रिया से दिखाना चाहिए। यह कथन उन सभी मामलों के लिए, यह जो सभी मामले हैं उनके लिए जहां कथन की पूरी शर्तें, जो शर्तें हो पूरी होनी चाहिए। और निगमन तर्क क्या होता है, रीना और विजय के बीच इस बातचीत से शायद इनमें जवाब मिल सके। तो दोस्तों इनका आगे का पार्ट जिसमें निगमन तर्क आएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आगमन तो हमने पढ़ लिया, अब निगमन वाला जो टॉपिक है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों आपके गणित के तत्व, जिसमें व्यापक समझ को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं, किस तरह से व्यापक समझ की ओर बढ़ेंगे, इसके बारे में दोस्तों आज हमने आपको पढ़ाया। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी हम लेकर आने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।